Hello everyone. So today we are going to read our last part of lesson number 6, and today we will complete our lesson. So from this new page we are going to read our chapter, and let's start it. So Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic model of molecules to show how it could happen. So हमने कल पढ़ा था ये कि जो रिचर्ड एब्राइट है उन्होंने ये देख लिया था कि सेल कैसे काम करते हैं, और उन्होंने डीएनए के बारे में भी पता किया था। ये पता किया था कि डीएनए जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। अब वो डीएनए का जो प्लास्टिक मॉडल है उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने कॉलेज के रूममेट जेम्स आर वोंग के साथ मिल करके। इन दोनों लोगों ने रात भर उस पर काम किया, उसकी पिक्चर्स बनाई, जो डीएनए था उसकी पिक्चर्स बनाने की कोशिश की, उसके प्लास्टिक मॉडल्स और उसके मॉलिक्यूल्स कैसे दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें कैसे वो काम करेगा, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने रिसर्च की पूरी और उसको बनाने की कोशिश की। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। आगे चल के उन्होंने एक पेपर भी लिखा, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था रिसर्च पेपर। तो आगे उसके बाद से इन लोगों ने साथ मिल करके रिसर्च पेपर लिखा जिसमें इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया कि सेल्स कैसे काम करती हैं। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in the class of 1510. So यहाँ पे बताया जा रहा है सरप्राइजिंगली वो जो रिचर्ड एब्राइट को नहीं जानते थे, उस रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, और वो अपने 1510 बच्चों की क्लास में सेकंड आया। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. एब्राइट जो थे वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर भी बन गए थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, यानी कि वो ग्रेजुएशन के बाद एक रिसर्चर बन गए थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ही, और वहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी पे टेस्ट करना, उसमें और ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया। If the theory proves correct, it will be the big step towards understanding the processes of life. उन्हें पता था कि अगर ये थ्योरी जो है वो अगर सही साबित हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा ये समझने में कि जो लाइफ है वो प्रोसेस कैसे करती है। जैसे अभी हमें पता है कि सेल कैसे काम करता है, डीएनए का क्या यूज़ है, बट उस टाइम पे बहुत नया था, तो वो रिसर्च कर रहे थे इस चीज़ पे, और ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज अगर ये पता चल जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग, अब क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग है तो हमें पता है प्रोसेस ऑफ लाइफ कैसा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये रिसर्च उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ताकि आगे लोग प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझ सकें। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज़। इससे और भी कई आइडियाज़ के बारे में पता चल सकता था जिससे कैंसर और बाकी बीमारियों से भी बचा जा सकता था। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सारी चीज़ें जो इतनी बड़ी थ्योरी पे वो काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें क्यों संभव हो पाई? क्योंकि एब्राइट में जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी साइंस को लेकर के। इस वजह से हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो उनका जो मोनार्क के प्यूपा पे जो स्पॉट्स हैं, गोल्ड स्पॉट्स, वो क्यों होते हैं, उस थ्योरी ने उनको कहाँ पर ले आके खड़ा कर दिया था, ये डिस्कवर करने के लिए कि सेल्स मतलब हमारे बॉडी में सेल्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी थ्योरी से एक बहुत बड़ी थ्योरी तक पहुँच गए थे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर्स। बताया जा रहा है कि रिचर्ड एब्राइट जो थे वो साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो तब से इंटरेस्टेड थे जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था, बट वो इतने भी ज़्यादा उसमें डीपली नहीं गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप डाउन, वो ऐसा नहीं था कि वो केवल एक ही काम करते थे, ऐसा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन उसमें जा कर के खो नहीं जाते थे, बल्कि वो और भी चीज़ों के लिए टाइम निकालते थे, अपने और भी इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालते थे। जैसे उनका और इंटरेस्ट क्या था, एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। यानी एब्राइट जो थे एक चैम्पियन डिबेटर थे, डिबेटर जो डिबेट करते हैं, और एक पब्लिक स्पीकर थे, एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। एक गुड कैनोइस्ट थे, कैनोइस्ट एक छोटी सी नाव होती है तो वो चलाते थे वो, और वो एक ऑल राउंड
मतलब वो हर जगह जा कर के एक आउटडोर पर्सन थे, मतलब वो बाहर जा कर के नई नई चीज़ों को देखना, उसको एक्सप्लोर करते थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, ख़ास तौर पर नेचर और साइंटिफिक चीज़ों को, जो भी चीज़ें नेचर और साइंस की चीज़ों को दिखाती थी, एग्जिबिट मतलब होता है दर्शाना, जो दर्शाती थी उनकी फ़ोटोज़ लेना उनको काफ़ी पसंद था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो थे वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे। दैट मीन्स कि वो काफ़ी गंभीर, काफ़ी शांत और एकदम जो परफेक्ट स्टूडेंट होते हैं, ए स्टूडेंट, ए क्लास स्टूडेंट, वो वैसे थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। क्योंकि वो पढ़ाई उनके लिए ईजी थी, उनका दिमाग बहुत तेज़ था, तो वो जो भी पढ़ते थे उनको बहुत जल्दी याद हो जाता था, तो पढ़ाई उनके लिए ईजी थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी को डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में, यानी वो क्लब से जुड़े हुए थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगाते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। रिचर्ड ए वियरर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। उनके पास उनके एक प्रशंसक भी थे, यहाँ पे लिखा है ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, यानी कि उनके पास एक उनके प्रशंसक भी थे जो उनकी प्रशंसा किया करते थे, और वो कौन थे? रिचर्ड ए वियरर। ये कौन थे? ये उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर और उनके एडवाइज़र भी थे बोथ क्लब के। जैसे उन्होंने डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब ज्वाइन किया था, तो ये जो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे ये उनके एडवाइज़र भी थे। Mr. Wearer was a perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, एब्राइट said. एब्राइट बताते हैं कि मिस्टर वियरर जो उनके टीचर थे वो उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे उस समय, और उन्होंने नए नए आइडियाज़ के लिए उनके दिमाग को खोल दिया था, वो नए नए आइडियाज़ उनको दिया करते थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सेड. मिस्टर वियरर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, यानी वो बाकी लोगों से ज़्यादा प्रयास करते थे। What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours a night doing debate research beside doing all his research with butterflies and other interest. उनके टीचर बताते हैं कि जो उनको सबसे ज़्यादा प्लीज़ करती थी, जो उनको रिचर्ड एब्राइट के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुश करती थी वो ये होती थी कि वो रोज़ रात को 3 से 4 घंटे डिबेट रिसर्च पे लगाते थे, यानी उनको जिस टॉपिक पे डिबेट करना होता था वो उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करते थे, एकदम परफेक्ट होकर के जाना चाहते थे। जबकि उनके पास वो अपनी बटरफ्लाई के साथ भी रिसर्च कर रहे थे, यानी उनकी एक साइड बाय साइड साइंटिफिक रिसर्च चल रही थी, बट उसके बाद भी वो रात में 3 से 4 घंटे अपनी डिबेट की रिसर्च पे लगाते थे। तो ये बात उनको, उनके टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद थी। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वियरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। उनके टीचर बताते हैं कि जो रिचर्ड एब्राइट थे वो कॉम्पिटिटिव थे, लेकिन यानी उनके अंदर कंपटीशन की भावना थी, लेकिन बैड सेंस में नहीं, यानी कंपटीशन के साथ उनके अंदर जेलसी नहीं थी, वो केवल कॉम्पिटिटिव थे। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज़। वो बताते हैं कि रिचर्ड केवल जीतने में इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब उनको विनिंग फॉर विनिंग सेक्स नहीं था, मतलब केवल जीतने के लिए जीतना नहीं चाहते थे या केवल प्राइज़ के लिए वो जीतना नहीं चाहते थे। रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो बेस्ट अपना करना चाहते थे, वो जितना अपना बेस्ट कर सकते थे उतना बेस्ट देना चाहते थे हर काम में। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। उनकी ये कारण बहुत सही था कि उनको अपना बेस्ट देना था, इसलिए वो हमेशा अपना 100% देते थे, वो बेस्ट करते थे। तो ये उनका रीज़न था कि वो इतने आगे बढ़े और उन्होंने इतने अच्छे से काम किया, उन्होंने हर एक काम में अपना बेस्ट दिया। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सो अब हमें बताया जा रहा है, जैसा कि चैप्टर का नाम है, कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक इंग्रेडिएंट्स बताया जा रहा है, यानी कि हम सामग्री बताई जा रही है एक तरीके से कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक साइंटिस्ट को बनाती हैं। तो सबसे पहले क्या है? स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? एक बहुत अच्छे दिमाग से। एंड ऐड क्यूरियोसिटी, जिसमें हम क्या मिला देते हैं? जिज्ञासा, उत्सुकता मिला देते हैं। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और उससे किस में और क्या मिलाते हैं उसके अंदर? विल, यानी कि वो इच्छा मिलाते हैं, वो सही कारण मिलाते हैं, वो सही रीज़न मिलाते हैं जिससे कि वो जीत सके। मतलब जीतने का जो सही रीज़न है, वो किसी कंपटीशन की वजह से, किसी कोई नेगेटिव फीलिंग को लेकर के वो जीतने की इच्छा नहीं रखते हैं,
उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साइंटिस्ट को बनाने में, वो उसका पहला है फर्स्ट रेट माइंड है, दूसरा उसकी क्यूरियोसिटी है, उसकी जो उत्सुकता है वो है, और तीसरा उसका जीतने का सही कारण, उसकी इच्छा शक्ति। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट में सभी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। उस समय से, यानी इसमें हमें उनकी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे सब कुछ बताया गया इस चैप्टर में। तो इसमें हमने देखा कि वो हर एक छोटी चीज़ को लेकर के कितना ज़्यादा क्यूरियस थे, वो बहुत कुछ जानना चाहते थे। तो उनका जो साइंटिफिक वर्ल्ड में जो एंट्री हुई थी वो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स से हुआ था, और उस बुक के खुलने के बाद, यानी उस साइंटिफिक वर्ल्ड में जाने के बाद भी उनकी जो क्यूरियोसिटी थी साइंस को लेकर के वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो उनकी क्यूरियोसिटी इस लेवल की थी, वो बहुत कुछ जानना चाहते थे, इस वजह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने और इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी दी। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मैं क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट let me know।